अब यार ये स्कैम नहीं हो गया रैंडी ओर्टन के साथ? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो निक ऑल्डिस ने रैंडी ओर्टन को क्या बोला था कि अगर तुम स्मैकडाउन ब्रांड पर साइन करते हो तो मैं तुम्हें वो बंदे ला के दूंगा जो बंदे तुम्हें चाहिए, मतलब कि वो ब्लड लाइन की बात कर रहे थे। लेकिन आज सीन क्या है, उनको एक ट्रिपल थ्रेट मैच में कंपीट करना है और उसके बाद जाके उनको रोमन रेंस के साथ मैच मिलेगा अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। ये मुझे लग रहा है निक ऑल्डिस बंदा बहुत गंदा फंसने वाला है, क्योंकि रोमन रेंस से अलग दुश्मनी, रैंडी ओर्टन से ऑलरेडी आरकेओ खा चुके हैं, एक एडवांस में ज्यादा पैसे और दिए रैंडी ओर्टन ने कि अगला आरकेओ पड़ेगा तो उसको भी जो है इसी में एडजस्ट कर लेना। तो ज्यादा पंगे जनरल मैनेजर बनने के बाद भी ले रहे हो तो ठीक है, चलो तुम्हारी चौड़ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत गंदी बैंड बजने वाली है निक ऑल्डिस की। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 297 में। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के साथ में। और स्मैकडाउन की ये जो व्यूअरशिप आई है ये टेप एपिसोड की व्यूअरशिप थी, यानी कि इसको पहले से टेप कर लिया था, रिकॉर्डेड थी, मतलब पहले जब स्मैकडाउन मैंने बता दिया था आपको। लेकिन इसके बावजूद भी जो नंबर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि ये टेप वाले हैं। पहले हफ्ते की व्यूअरशिप 2.154 मिलियन व्यूअर्स थी और इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप आई है वो है ऑलमोस्ट 2 मिलियन। यहाँ पे से कह सकता हूँ 2 मिलियन का मार्क जो है बस टच करके उससे थोड़ा सा क्रॉस ही किया, 2.01 मिलियन व्यूअर्स। तो इस हिसाब से पता है कि यार देखो स्मैकडाउन कैसा भी हो उसको 2 मिलियन के नंबर्स मिल ही जाएंगे। और यही नंबर्स लाने में मंडे नाइट रॉ के आपको पता है अच्छी तरीके से जो धागे हैं वो खुल जाते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई आजकल एक बड़ा सही सा काम कर रही है। मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया था ना, वो कल वाली वीडियो में दिखाया था, रोमन रेंस और रैंडी ओर्टन का एक्सचेंज, वो आपस में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे रोमन रेंस का एक बच्चे से भी बात हो रही है और इस चीज को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डाला है, जहां पर यू सक करके उसने कुछ बोला रोमन रेंस को। तो रोमन रेंस जवाब दे रहे हैं कि तुम्हारा पापा कहाँ है, वेयर इज योर डैडी। तो पॉल हेमन बताते हैं यहाँ बैठा तुम्हारा डैडी, मतलब कि उस बच्चे का बाप रोमन रेंस को कह रहे होते हैं। और वो बोलते हैं क्या तुम चाहते हो कि अभी मैं इस बेल्ट को अपनी कमर से हटाऊं और तुम्हारे बट पे आके जो है बजा दूं अच्छे से। तो वहां पे वो जो किड है वो स्टिल जो है रोमन रेंस पे से चिल्ला ही रहा होता है। ऐसा लग रहा है भाई जरा अच्छा नहीं लग रहा उस बच्चे को, है ना। ऐसा चलो अभी थोड़ा सा अकल नहीं है तो शायद इसलिए कह सकते हैं, लेकिन ये बड़ा सही लग रहा है कि वो जो ऐसा जो बिल्कुल ऑर्गेनिक मूवमेंट होते हैं उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई कैप्चर करके डाल रही है। क्योंकि जो टीवी पे आना है वो तो टीवी पे आना है, लेकिन ये वाली चीजें जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के माइक उसमें वर्क नहीं करते, वो टाइम पर रिकॉर्ड होती है, तो उसको अच्छी इंटरेक्शन मिलती है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई को इसको सोशल मीडिया पर डाल के मिली भी, तो मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी। एक चलो आपके साथ लिस्ट शेयर करता हूं जो कि रेसलमेनिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाली और उन्होंने बताया कि कौन से सुपरस्टार है जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस जीते हारे। तो सबसे पहले चलो जीतने का बताता हूं। सबसे पहले ये आप ग्राफिक देखो, 103 मैचेस कोडी रोड्स ने जीते हैं, 79 मैचेस सेथ रॉलिंस ने और 60 मैचेस सैमी ज़ेन ने। लिस्ट में वैसे डोमिनिक मिस्टेरियो ज्यादा मैचेस लड़ने में तो हैं, लेकिन इसका मतलब उनके हाथ जो है जीत नहीं लगी है। लेकिन हारने की बात करें तो भाई गुंथर तो देख के ये मुंह पकड़ लेंगे, सिर पकड़ लेंगे, सब कुछ पकड़ लेंगे अपना। लुडविग काइजर ने 74 मैचेस हारे हैं और जिवानी विंची ने 69 मैचेस हारे हैं जिवानी विंची ने। और साथ में अगर बेली की बात करें तो 62 मैचेस का जो हारने का है वो उनके पास भी है। तो ये जो है सबसे ज्यादा हारे हुए बंदे हैं 2023 के। इसमें से बेली का नाम तो मुझे लग रहा है कि 2024 की स्टार्टिंग सही होगी शायद विमेंस रॉयल रंबल जीत के। लेकिन जो गुंतर कह रहे हैं ना भाई मुझे ब्रेक चाहिए अभी तुमसे, शायद इस ब्रेक में मतलब ऐसा कैसे हो गया कि दोनों ही इंपीरियम वाले हैं ना। तो यहाँ पे तो कुछ सोच विचार करने की जरूरत है। एक हो रहा है ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और उसके साथ जो भाई बंधु हैं फिर वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो कोई भी जो लीडर है वो उस चीज को एक्सेप्ट तो करेगा नहीं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और मुस्तफा अली ने लग रहा है कोई रैंडी ओर्टन की मील ले लिया, एजे स्टाइल्स की मील ले लिया, इन तीनों ने मिलकर कोई सेम मील ली है, कोई तो प्रोग्राम फॉलो किया है। क्योंकि आप मुस्तफा अली की फिजिक भी यहाँ पे देख सकते हो। पता नहीं ऐसा कैसे हो रहा है भाई, 15-15 20-20 दिन के अंदर जो है इतनी तगड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रही है। तो आप मुस्तफा अली को देख सकते हो। और अगर किसी बंदे को रिलीज मिले ना, ऐसी अगर दुर्घटना हो किसी के साथ, तो मुस्तफा अली के जैसी हो। क्योंकि मैंने आपको भी 1-2 दिन पहले बताया नहीं था कि उन्होंने अपना पूरा जो वर्ल्ड टूर है उसको अनाउंस किया, वो हर एक जगह पर जाकर लड़ेंगे। तो भाई साहब उनका पूरा शेड्यूल देखो आप, ऐसा शेड्यूल तो बड़े बड़े डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार बिजी नहीं हो रहे हैं। 6 जनवरी को, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 18 जनवरी, 19, 20, 28, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 25 फरवरी, 1 मार्च और 3 मार्च, ये सारी डेट्स के लिए ऑलरेडी मुस्तफा अली लॉक हो चुके हैं। और ये अलग अलग शो हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं किसी एक ब्रांड की बात हो रही है, अलग अलग इंडी शो के लिए। तो अच्छा है, अच्छी तरीके से उन्होंने अपने रिलीज के बाद चीज़ों को प्लान किया, जो कि बहुत सारे लोग कर नहीं पाते ना। तो ये मुझे चीज़ अच्छी लगी मुस्तफा अली को देख के। और मैं तो चाहता हूँ कि उनके साथ भी कोडी रोड्स जैसा ही सीन हो कि जैसे जब पहले कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में थे तो उनको भाव नहीं मिला, उसके बाद रिंग ऑफ ऑनर में जाके उन्होंने AEW में जाके अपना नाम कमाया इंडी शोज में, और उसके बाद देखो आज डब्ल्यूडब्ल्यूई को मेन इवेंट लेवल पर बुक कर
रही है, हम हो सकता है दूसरे लगातार मेन इवेंट में देखे कोडी रोड्स को। तो अगर ऐसे मुस्तफा अली के साथ होता तो ये भी आई थिंक अच्छी बात होगी। अभी वीडियो के स्टार्ट में जैसे मैंने आपको बताया न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन में होने वाला है एले नाइट वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच। तो इस मैच के बारे में जरा एले नाइट ने क्या बात बोली है वो भी सुन लेते हैं। वो बोलते हैं बड़ी न्यूज ये है, बिग न्यूज ये है कि रॉयल रंबल में तुम एले नाइट और रोमन रेंस का मैच देखोगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2 हफ्तों के अंदर तुम ये देखने वाले हो कि जो एजे स्टाइल्स है और जो रैंडी ऑर्टन है वो दोनों घिरे पड़े हैं। वी आर ऑन द बिजनेस एंड ऑफ BFT, ऐसा करके उन्होंने बोल दिया भाई कि वो जो है सीधा सीधा रोमन रेंस को फेस करने वाले हैं रॉयल रंबल में, मतलब कि उस ट्रिपल थ्रेट मैच के विनर वही होने वाले हैं। अभी कल हमने असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई के ऊपर पूरा रोमन रेंस का एपिसोड डाला हुआ है, उनका रोड टू रेसलमेनिया, एलिमिनेशन चेंबर से लेकर रेसलमेनिया, रॉयल रंबल सब कुछ डिस्कस किया है। तो शायद आपको ऑलरेडी पता चल जाए कि वहां पर मतलब जो मैच है वो रॉयल रंबल में कैसे बनने वाला है, तो आप लोग उसे जाके भी देख सकते हो। बाकी एले नाइट का कॉन्फिडेंस तो सही है, ऐसा कॉन्फिडेंस वैसे उन्होंने रोमन रेंस के साथ जो मैच हुआ था उनका इससे पहले पहला जो उनको मैच मिला था उसमें भी दिखाया था, बट एट द एंड हम सबको पता है कि जो सीन है वो तो कुछ अलग ही हो गया था। अगली स्टोरी रैंडी ऑर्टन से रिलेटेड है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर एक्टिव चैटर हो तो आपको ये बात पता होगी, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मतलब पहले से बता रहा था कि रैंडी ऑर्टन एक नए थीम सॉन्ग के साथ आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया जब रैंडी ऑर्टन नए थीम सॉन्ग के साथ नहीं है तो मैंने आपको ये बताया कि प्लान थे, लेकिन WWE ने सोचा कि क्योंकि ऑलरेडी फैंस फेमिलियर हैं रैंडी ऑर्टन के करंट वाले थीम सॉन्ग से तो उसी को यूज करते हैं। लेकिन गाइज उसके बारे में और डिटेल में ये बात आई है कि फाइटफुल सिला की बात बताते हैं कि जो वो रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग था उसको ऑलरेडी WWE ने अरीना में एक बार प्ले भी करके देख लिया था, उसको टेस्ट वेस्ट जो करते हैं ना, उसके बाद जाके प्लान चेंज हुआ है। और ये वो रेव थ्योरी वाला थीम सॉन्ग नहीं है, कोई दूसरा थीम सॉन्ग है और जो बिल्कुल अटपटा सा था। अभी मेरे को पता नहीं है वो कौन सा, अगर होता तो जरूर लिंक विंक दे देता, सुना है तो मुझे भी नहीं पता चला वो क्या था, लेकिन सही है भाई अगर ऐसा था तो। और बिल्कुल लास्ट मिनट तक देख रहे हो प्लान में चेंज हुआ, और ये रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो हर एक दो अपीयरेंस के बाद थीम सॉन्ग वैसा वाला नहीं, रैंडी ऑर्टन जिसका लेजेंडरी अपना ये वॉइसेस वाला थीम सॉन्ग रहा है उसको चेंज करना यानी एक बड़ा डिसीजन होता। तो क्या WWE ने इसको होल्ड पर डाला है, हील टर्न तक का वेट करिए, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बट जैसा भी रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग है उसी को रीमास्टर करके या रीमिक्स करके कुछ करके बनाना, क्योंकि अगर बिल्कुल चेंज कर दिया तो पता नहीं फिर कितने सारे लोग वाइब कर पाएंगे, मुश्किल तो होगा वैसे। लेकिन शायद रैंडी ऑर्टन का कैरेक्टर है ऐसा कि वो हर चीज को अपने पे सूट करता हुआ बना भी सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये पिछले एक आध हफ्ते से मैं देख रहा था, अभी अब जाके आपको इसके बारे में अच्छे से बताता हूँ। तो WWE स्पीड आने वाला है। WWE स्पीड क्या है? ये WWE ने अपने शोज से पहले मैचेस को टेप करती है, जैसे डार्क मैच होता है ना वैसे करके कुछ, और इसको सोशल मीडिया के लिए डाल रहे हैं। और इसका नाम WWE स्पीड इसलिए दिया गया क्योंकि ये सिर्फ 5 मिनट का मैच होगा, 5 मिनट के मैच में इसको करेंगे। और पता है जो लोगों ने ब्रॉन्सन रीड उसमें से जिन्होंने पहली बार इस WWE स्पीड वाले कॉन्सेप्ट पे वर्क किया, जिन्होंने पहली बार मैच किया था, उनके साथ धप्पा हो गया, क्योंकि जब वो घुसे रिंग में आए तब जाके उनको पता चला कि अच्छा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि 5 मिनट में हमको मैच करके जाना है। तो इस WWE नई चीज को एक्सपेरिमेंट कर रही है। आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि जैसे स्मैकडाउन रॉ होने वाली, तो उससे पहले WWE एक लाइव कुछ करेगी सोशल मीडिया के लिए, ताकि वो है ना कि एक प्री करके जो शो जैसे WWE प्रीमियम लाइव इवेंट में करती है वैसा करके कुछ इसको इंट्रोड्यूस कर सकती है। और शायद इस स्पीड का यूज करके स्टोरी लाइन्स को भी बिल्ड किया जा सकता है, जैसे AEW में होता है डार्क वाला, तो वहां पे बहुत सारी चीज लड़ते हैं और उसके बाद जाके उनको आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वैसा शायद WWE कर सकती है, एक अच्छा आइडिया रहेगा। इससे ये भी होगा कि जो नए टैलेंट हैं या फिर जो टैलेंट्स को WWE आगे यूज करना चाहती है, अभी डर रही है मेन रोस्टर में डायरेक्ट लाने के लिए, तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा उनके साथ एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। एजे स्टाइल्स की बात करते हैं भाई, और बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि एजे स्टाइल्स हैं इस समय एक हॉट टॉपिक। तो भाई एजे स्टाइल्स का हील टर्न नहीं हुआ अभी। ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि फाइटफुल सेलेक्ट इसके बारे में रिपोर्ट करता है कि एजे स्टाइल्स का जो भी कैरेक्टर चल रहा है ना, उसको एक हील कैरेक्टर मान के मत समझो। वो सिर्फ ये है कि जो अपने एक्शंस हैं या जो उनको करना है वो चीज कर रहे हैं जो कि उनके हिसाब से उनके नैरेटिव में फिट हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा गलत काम ही करने जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने ये भी देखा कि ओसी के जो बंदे थे उनके साथ सेगमेंट मिला था उनको, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो ल्यूक गैलोस, कार्ल एंडरसन मिशन के ऊपर पूरा चढ़ गए थे, ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने अच्छे से भी बात नहीं की, मतलब चल दिए थे बस वहां से। तो इस तरीके से WWE अभी एजे स्टाइल्स को लेकर चल रही है। अभी धीरे धीरे और लेयर्स खुलेंगे एजे स्टाइल्स के कैरेक्टर की, तो और पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस पॉइंट पर ऐसा नहीं है कि वो हील हैं, अपने भले के लिए जो काम करना होगा वो एजे स्टाइल्स करेंगे। अभी बहुत टाइम से मैं आपको बोल भी रहा हूं कि ये जो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप है इसका फ्यूचर कुछ होने वाला है। तो फाइनली अब मैं कह सकता हूं इसके बारे में कोई एक स्टैंप या मुहर लगने वाली जैसी चीज आई है। और बूजर रेसलिंग इसके बारे में ये रिपोर्ट करते हैं कि जो रेसलमेनिया का बिल्ड होने वाला है
उस टाइम पर ये जो दोनों चैंपियनशिप है, जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है टैग टीम वाली, इसका स्प्लिट हो सकता है, ऐसे समय सजेशंस पिच किए जा रहे हैं। तो ये भी एक अपने आप में यूनिक स्टोरी लाइन होगी, क्योंकि डेविन पीस्ट और फिन बैलर के पास अभी चैंपियनशिप है और हम जजमेंट डे की आड़ में ये तो भूल ही जाते हैं कि टैग टीम डिवीजन चैंपियनशिप के हिसाब से चलता है ना, और वो फैक्शन के अंदर ही चैंपियनशिप होल्ड करने वाले चैंपियंस हैं। तो एक डेविन पीस्ट और फिन बैलर की स्टोरी लाइन शायद हो सकती है इसमें स्प्लिट की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई जाए, और वो नाम तो मैंने आपको बताए थे जो कि मैं बार बार भूल ही जाता हूं, पता नहीं क्या है वो, वर्ल्ड टाइटल और टैग टाइटल ऐसे करके कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई अलग अलग चैंपियनशिप के नेम देने वाली, क्योंकि इस बार रॉ और स्मैकडाउन थीम बेस्ड नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हटाई चुकी है कॉन्सेप्ट रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप और स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप हटा के, तो वही सेम चीज अभी टैग टीम वाली चीज में भी इंप्लीमेंट होगी, अभी उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं कब तक होता है, रेसलमेनिया के बिल्ड तक की बात हो रही है यहाँ पे। सेथ रॉलिंस एक अकेले ऐसे सुपरस्टार है, आप लोग ये ट्वीट देख सकते हो रेसलऑप्स का, जहां पर वो बताते हैं कि अकेले ऐसे सुपरस्टार है सेथ रॉलिंस जो कि पूरे साल में हर एक प्रीमियम लाइव इवेंट में अपीयर हुए हैं, रॉयल रंबल से एलिमिनेशन चेंबर, रेसलमेनिया, बैकलैश, नाइट ऑफ चैंपियंस, मनी इन द बैंक, समर स्लैम, पे बैक, फास्ट लेन, क्राउन ज्वेल एंड सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स मैच में। तो सारे मैच में कंपीट करने वाले अकेले सुपरस्टार सेथ रॉलिंस है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना, हजम नहीं हो रहा कि अकेला सेथ रॉलिंस ही कैसे है, तो चलो सिंपली रोमन रेंज तो हट गए, वो बड़े स्टार है, लेकिन भाई पता है बड़े उनकी थोड़ी नवाबी वाली चीजें भी है, घर पर रहना, अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करना वो पसंद करते हैं। एंड साथ में ये भी है कि काफी सारे ऐसे सुपरस्टार जो कि हो सकते थे शो पर, लेकिन वो नहीं हुए क्योंकि उनके लिए कोई स्टोरी नहीं थी, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा उन सुपरस्टार्स को फीचर करना। इसमें चैंपियंस भी हैं, सोच रहे हो सारे के सारे ऊपर से लेकर नीचे तक सारे चैंपियंस नप गए, कोई नहीं आया, लेकिन वो काम सेथ रॉलिंस ने किया है। डेफिनेटली अ ट्रू वर्क होर्स बोलना चाहिए सेथ रॉलिंस को, और इसके लिए रिवॉर्ड भी उनके पास है, चैंपियनशिप भी उनके पास है ना, और वो तो रेसलमेनिया में आके उनको मिली थी, भी हमको पता है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, और मैं इसको एक्साइटमेंट से बोलूं, खुशी से बोलूं, गुस्से से बोलूं, या फिर फ्रस्ट्रेशन से बोलूं, किस तरीके से बोलूं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है द रॉक के बारे में। हाँ, जब मैं सारी उम्मीदें छोड़ देता हूं रॉक के आने की, तब कुछ ऐसा बता नहीं, उम्मीद अभी भी नहीं लगा रहा, पहले आपको बात बताता हूं क्या हुआ। तो जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन आउटलेट है, ये पुराना ऐसे ऑस्ट्रेलिया का कुछ एक बहुत बड़ा सा है, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स ये सब है ना, उस तरीके से आप इसे ले सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, मतलब कि जो टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, इस समय उनके बीच बातें चल रही हैं कि क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है अब ऑस्ट्रेलिया में जा रही है, तो नेगोशिएशन का पार्ट इस समय है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में कि रॉक को जो एलिमिनेशन चेंबर होने वाली है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में फरवरी के महीने में, वहां पर उनको लेके आया जाए। अब इसका मतलब समझ रहे हो आप, ऐसा तो नहीं है कि अचानक से उनको दिमाग में कोई कीड़ा दौड़ा कि ठीक है चलो भाई रॉक को बुला लेते हैं, ऐसे और भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स आने को आ सकते हैं, लेकिन रॉक का ही नाम क्यों, और स्पेसिफिक उस टाइम पे जब रॉक ने भी रोमन रेंज के बारे में बात बोली रेसलमेनिया में फेस करने के लिए, और ये मैच आपको पता है कितना टाइम से पेंडिंग है, तो और उस टाइम पे आना जो कि रेसलमेनिया से पहले है, शायद मैच सेटअप करने के लिए, शायद फाइनली रोमन रेंज को रॉक तक पहुंचाने के लिए, ये एक तरीका है यहाँ पे। और अब यहाँ पे बात ये नहीं रह गई है कि रॉक मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉक को लाना चाहती है, रॉक आना चाहते हैं, अब यहाँ पर अथॉरिटीज पावर में आ गई, और अथॉरिटीज जब पावर में आने की बात होती है तो फिर मुझे सबसे बेस्ट एग्जांपल डब्ल्यूडब्ल्यूई के सेंस में आई थिंक सऊदी अरेबिया का ही देना चाहिए भाई। वो जैसे चुटकी घुमाते हैं उस तरीके, मतलब जैसे वो ऐसे इशारा देते हैं उस इशारे पे सारे काम होते हैं, तो यहाँ पर भी अगर वही सिमिलर चीज फॉल करती है, तो इसका मतलब कि एलिमिनेशन चेंबर वो प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है जहां पर रॉक की अपीयरेंस होगी, और शायद उसका मतलब है कि एक मैच बिल्ड हो रहा है, और वो मैच कौन सा है शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है रेसलमेनिया 40 के लिए। इससे ज्यादा मैं भी आपको कुछ बोलूंगा नहीं, ना एक्साइटमेंट हाई करने की ना कुछ करने की बोलूंगा, जस्ट एक अपडेट है, इसको इस तरीके से ले रहा हूं। हो सकता था नाच भी सकता था इस समय, लेकिन क्योंकि जैसा हिस्ट्री रही है रॉक की पास्ट चीजों के साथ, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकता। बाकी आप लोग मुझे बताना आपके इसके बारे में क्या थॉट है। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी, जैसे रॉक हमेशा हमसे ले जाते हैं।